हेलो फ्रेंड्स, आज की डेट है 22 जनवरी 2024। स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली न्यूज़ क्या है? हमारी पहली न्यूज़ है वो है जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन के बारे में। न्यूज़ में क्यों है? अभी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHIA ने घोषणा की है कि हम जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन लगाने के बारे में सोच रहे हैं। कैसे टोल कलेक्शन लगाने के बारे में सोच रहे हैं? जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन। कौन सोच रहा है? NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो ऐसे प्लान करने के बारे में सोच रही है। ये क्या करेगा? जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन ये करेगा जो फास्टैग बेस्ड टोल कलेक्शन है, फिजिकल टोल कलेक्शन, उसे हटाने का काम करेगा, उसे रिप्लेस करने का काम करेगा। उसके स्थान जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन लेगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक बार फास्टैग बेस्ड टोल कलेक्शन के बारे में और जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन के बारे में। इन दोनों में डिफरेंस क्या है उसे एक बार देख लेते हैं। तो डिफरेंस की बात करें, फास्टैग बेस्ड टोल कलेक्शन है वो RFID टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगा। RFID टेक्नोलॉजी क्या होती है? रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफाई टेक्नोलॉजी होती है। इसमें आपकी गाड़ी के आगे जो QR लगा होता है फास्टैग का, उसे स्कैन किया जाता है RFID टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और फिर आपकी बैंक अकाउंट से लिंक होता है ना वो जिस फास्टैग, उससे पैसे कट कर दिए जाते हैं। तो फास्टैग में RFID टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है और GPS में GPS टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा। इसमें क्या होगा? जीपीएस को आपके व्हीकल में इनबिल्ड किया जाएगा, फिर आप जितनी दूरी तय करोगे इतना जीपीएस के माध्यम से उसे ट्रेस किया जाएगा और दूरी के अकॉर्डिंग आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है? फास्टैग वाली में फास्टैग करता है ऑटोमेटिक स्कैन करता है, आपकी जो नंबर प्लेट लगी होती है साथ में जीपीएस लगे होते हैं, जो फास्टैग लगे होते हैं QR, उसे ऑटोमेटिक स्कैन करता है। तो जीपीएस है, जीपीएस ट्रैक करता है। इसमें आप जहाँ टोल को क्रॉस करोगे, जो टोल लगा होता है, फिजिकल टोल लगा होता है, आप हाईवे से जाते हो वहाँ पर फिजिकल एक टोल बूथ बना होता है, उसे क्रॉस करोगे तभी आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे, जब आप टोल बूथ को क्रॉस करोगे। और जीपीएस टोल बूथ में है, आप भले यहाँ पे टोल लगा हुआ है उसे बाईपास करके सर पास करके कहीं और से चले जाओ, दूरी तो आपने तय करी है, तो दूरी के अकॉर्डिंग आपके पैसे लगने तय। आप टोल बूथ को सरपास भी कर लोगे, बाईपास भी कर लोगे, तो अभी आपके इंटायर रूट के अकॉर्डिंग, आपकी दूरी के अकॉर्डिंग आपके पैसे जरूर कटेंगे। तो इसमें फास्टैग में टोल बूथ पर पैसे कटते हैं और इसमें इंटर रूट पे पैसे कटेंगे। ठीक है, और फास्टैग में फिजिकल टोल बूथ लगाना जरूरी है, जीपीएस में फिजिकल टोल बूथ की जरूरत नहीं है, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपके पैसे डिडक्ट करेगा। अब इस टेक्नोलॉजी के बारे में देख लेते हैं एक बार। इसमें क्या होगा? डिस्टेंस के आधार पर चार्ज किया जाएगा। हमने अभी देखा है कि इसने जितना डिस्टेंस तय करोगे उसके आधार पर आपके अकाउंट से पैसे काटे जाएंगे। कम दूरी तय करोगे तो कम पैसे कटेंगे। बेनिफिट भी यही है कि कम दूरी के अकॉर्डिंग कम पैसे, जितना कम रोड यूज़ करोगे उतना कम पैसे कटेंगे। टेक्नोलॉजी देख ली हमने, जीपीएस टेक्नोलॉजी होती है जीपीएस में, और RFID टेक्नोलॉजी होती है वो होती है फास्टैग में। इसमें बैंक अकाउंट से लिंक किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ट्रैक करके आपके अकाउंट से पैसे कट कर दिए जाएंगे। ठीक है, जीपीएस व्हीकल में इंस्टॉल कर लिया जाएगा, ये भी हमने देखा है, और ट्रेस करके उसको एक्यूरेट डिस्टेंस तय किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपके अकाउंट से पैसे कट कर दिए जाएंगे। फिर इसमें नंबर प्लेट होती है, नंबर प्लेट को स्कैन करने के लिए ऑटोमेटिक नंबर रिकॉग्नाइज प्लेट लगाई, एक सिस्टम लगाया जाएगा, ANPR है, ऑटोमेटिक नंबर रिकॉग्नाइज प्लेट। ये आपके नंबर प्लेट को स्कैन करेगी, रिकॉग्नाइज करेगी, उसके अकॉर्डिंग बता देगी कि व्हीकल किसका है। और इसमें कैमरा भी लगाए होंगे जो कि स्कैन करने का काम करेंगे। बेनिफिट क्या है इसकी? बेनिफिट क्या है? बेनिफिट यही है कि फास्ट और स्मूथ होगा, इसमें एफिशिएंट होगा, ज़्यादा फिजिकल बूथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैन पावर बचेगा, क्योंकि फिजिकल बूथ लगाने वहाँ भी मैन पावर लगाना पड़ता है, तो वो बचेगा। और कम दूरी तय करोगे तो कम चार्ज लगेगा। अभी भी देखा होगा कि टोल बूथ पर काफ़ी लंबी लाइन लग जाती है, वो टाइम कम होगा, तो इसकी बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। कुछ चैलेंजेस भी है। चैलेंजेस क्या क्या है? चैलेंजेस ये है कि ख़राब वेदर में नंबर प्लेट को स्कैन करना टफ हो जाता है। अगर आपकी नंबर प्लेट साफ नहीं दिख रही है तो उसे भी स्कैन करना टफ हो जाता है, तो कुछ चैलेंज भी है। तो ये पूरा आर्टिकल था जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन के बारे में। जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन कौन लगा रहा है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या काम करेगा? फास्टैग वाले टोल कलेक्शन को रिप्लेस करेगा, जीपीएस के आधार पर ट्रेस करेगा, जितनी दूरी तय करोगे इतने पैसे कट कर दिए जाएंगे। फास्टैग से कैसे अलग है? फास्टैग में RFID की टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, इसमें जीपीएस टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। तो ये पूरा आर्टिकल देख लिया, चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल है वो है निपा वायरस वैक्सीन का ट्रायल के बारे में। अभी निपा वायरस से वैक्सीन उसके ट्रायल किया गया, इससे संबंधित न्यूज़ में क्यों है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट द्वारा निपा वायरस की जो वैक्सीन है उसका ह्यूमन पर पहली बार ट्रायल किया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में। निपा वायरस की जो वैक्सीन है उसका ह्यूमन पर पहली बार ट्रायल किया गया, इसलिए न्यूज़ में।
अब इस वैक्सीन का एक बार नाम देख लेते हैं। वैक्सीन का नाम क्या है? वैक्सीन का नाम है ChAdOx1। ChAdOx मतलब ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड ने बनाई इसलिए OX है। ChAdOx1 निपा बी वायरस। अब देख लो किसने बनाया, ये आप याद कैसे रखोगे? इस वैक्सीन का निर्माण किसने किया? तो OX को देख के ऑक्सफोर्ड याद कर लेना। OX1 यानी ऑक्सफोर्ड। तो ChAdOx1 निपा बी वायरस, वैक्सीन का नाम है ChAdOx1 निपा बी वायरस। क्या नाम है वैक्सीन का? वैक्सीन का नाम है ChAdOx1 निपा बी वायरस। किससे संबंधित है? ये निपा वायरस से संबंधित है। निपा देख के आपको निपा वायरस समझ आ जाएगा, OX देख के ऑक्सफोर्ड समझ में आएगा। नाम क्या? ChAdOx1 निपा बी वायरस। ठीक है। कौन सी एज ग्रुप के लिए है? इसका जो ट्रायल किया गया है वो कौन सी एज ग्रुप पर किया गया है? ये ट्रायल किया गया है, एज ग्रुप है 18 से 55 वर्ष की जो एज ग्रुप है लोग, उन पर ये ट्रायल किया गया है। पता चला है कि इन पर इफेक्ट करता है नहीं करता। तो 18 से 55 वर्ष के लोगों पर ये ट्रायल किया गया है। अब निपा वायरस की बात करें तो निपा वायरस की पहली बार जो पहचान हुआ था, पहली बार इसे आइडेंटिफाई किया गया था, ये मलेशिया सिंगापुर में किया गया था 1998 में। 1998 में सिंगापुर मलेशिया में पहली बार इसकी पहचान की गई थी। वहाँ पर निपा नाम की एक सिटी है, उसके आधार पर इसका नाम निपा वायरस रख दिया गया। निपा नाम की सिटी के नाम पर इसका नाम निपा वायरस कर दिया गया था। और पिग फार्मर था ना, पिग फार्मर, उनमें ये देखी गई थी, पिग फार्मर में ये बीमारी देखी गई थी। तो इसका मतलब है पिग से इंसान में आई है, तो ये जूनोटिक डिसीज है। जूनोटिक मतलब एनिमल और इंसान, एनिमल और ह्यूमन दोनों में हो वो जूनोटिक डिजीज है। तो निपा एक जूनोटिक डिजीज है। निपा क्या है? निपा एक जूनोटिक डिजीज है। ट्रांसमिशन इसका कैसे होता है? फैलती कैसे है? फैलती है फूट ब्रेड होता है, इन्फेक्टेड फूट ब्रेड। फूट ब्रेड क्या होता है? फ्रूट ब्रेड नहीं, फूट बैट। फ्रूट बैट यानी जो चमगादड़ होता है ना, फ्रूट पे बैठने वाला चमगादड़, तो उनके माध्यम से ये इन्फेक्टेड फ्रूट बैट है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो उसके आधार पर ये फैलने का काम करेगी। क्या याद रखना है? निपा वायरस की वैक्सीन है, किसने बनाई? ऑक्सफोर्ड ने बनाई है। कौन सी, नाम क्या है? नाम है ChAdOx1 निपा बी वायरस। एज ग्रुप 18 से 55 वर्ष। पहली पहचान 1998 में मलेशिया सिंगापुर में निपा नाम की सिटी के नाम पर इनका नाम पड़ा है। पिग फार्मर में देखी गई थी। ये एक जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज है। ट्रांसमिशन कैसे होता है? ट्रांसमिशन कैसे होता है? फ्रूट बैट से ट्रांसमिट होता है। फ्रूट बैट होता है उससे ट्रांसमिट होता है, फ्रूट बैट से ट्रांसमिशन होता है। और एशिया में कहाँ कहाँ? सिंगापुर है, मलेशिया है, बांग्लादेश है और भारत में केरला में ये हर साल देखने को मिलती है। केरला में ये हर साल देखने को मिलती है, कोई ना कोई इसका पेशेंट देखने को मिल ही जाता है। फ्रूट बैट से फैलता है, देख लिया हमने। क्या ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है? इंसान के टच में आने से इंसानों को होता है क्या? जी हाँ, ह्यूमन टू ह्यूमन फैलती है। अगर क्वेश्चन आ जाए ऐसे ट्रेस करने के लिए, आपको ट्रैक करने के लिए कि निपा वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है, जी हाँ, निपा वायरस का ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है। इफेक्ट क्या 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 देखने को मिलता है आपके? अगर बीमारी हो जाए तो श्वसन तंत्र है उसमें डैमेज कर लेता है, इंसान कोमा में भी जा सकता है, डेथ भी हो सकती है, ये प्रभाव पड़ते हैं। टेस्ट कौन से इसके लिए? इसके लिए RT-PCR टेस्ट है। RT-PCR टेस्ट है नहीं, रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट है, वो होता है। साथ में ELISA टेस्ट है। ELISA टेस्ट के माध्यम से भी पता किया जा सकता है कि निपा वायरस है या नहीं है। तो क्या क्या देखना है? पहले तो नाम ChAdOx1 निपा वायरस भी किसने बनाई? ऑक्सफोर्ड ने। 18 से 55 वर्ष की एज ग्रुप। मलेशिया सिंगापुर में पहली बार 1998 में। निपा सिटी के नाम पर। पिग फार्मर में देखी गई थी। जूनोटिक डिसीज है, ट्रांसमिट फूट बैट से ट्रांसमिट होती है। एशिया में सिंगापुर, मलेशिया, केरला में देखी जाती है और फ्रूट बैट से फैलती है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है इसका, डेथ भी हो सकती है। RT-PCR टेस्ट और ELISA टेस्ट, इसके लिए 2 टेस्ट है। ठीक है, अभी तो कोई वैक्सीन है नहीं। WHO ने इसको प्रायोरिटी डिजीज की लिस्ट में भी शामिल किया। प्रायोरिटी डिजीज ऐसी लिस्ट होती है जिसमें जो ज़्यादा पेंडेमिक बन सकती है, कभी भी वो पेंडेमिक बन सकती है, लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक साबित हो सकती है, जैसे कि कोविड है, एबोला है, सोर्स है, सार्स है, फिर निपा है, रिफ्ट वैली डिजीज है, जीका वायरस है। तो ऐसी जो डिजीज है ना, वो जो कि पेंडेमिक बन सकती है, WHO उसको प्रायोरिटी डिजीज की लिस्ट में शामिल करता है। तो ये पूरा निपा वायरस से संबंधित था। चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है पंगुर ब्रीड के बारे में। पंगुर ब्रीड के बारे में न्यूज़ में क्यों है? पंगुर ब्रीड है वो न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी अभी गए थे आंध्र प्रदेश में, उन्होंने पंगुर ब्रीड की जो कैटल है उनके साथ में फ़ोटो ली उन्हें, तो इसलिए ये न्यूज़ में आ गई है। ठीक है, पंगुर ब्रीड की बात करें तो ये इंडिजीनियस डिजीज है, इंडिजीनियस ब्रीड है। कहाँ की? केरला और आंध्र प्रदेश की। मतलब ज़्यादातर तो इसमें आंध्र प्रदेश देखा जाता है, पर केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी ये देखा जाता है। ये एक इंडिजियस ब्रीड है। इंडिजियस मतलब स्थानिक ब्रीड है आंध्र प्रदेश की, और दुनिया में एकमात्र, दुनिया में केवल सबसे छोटी कैटल ब्रीड है। दुनिया की सबसे छोटी कैटल ब्रीड है। क्या है? पंगुर ब्रीड है। प्रधानमंत्री वहाँ पे फोटो ली इसलिए न्यूज़ में आई है। ये इंडिजियस ब्रीड है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। इंडिजियस ब्रीड है।
कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की इंडिजियस ब्रीड है, दुनिया की सबसे छोटी हम्प वाली है ना कैटल ब्रीड है। हम्प वाली, हम्प यानी ऊपर जो होता है ये हम्प, तो दुनिया की सबसे छोटी हम्प वाली कैटल ब्रीड है। दुनिया की सबसे छोटी हम्प वाली कैटल ब्रीड है। क्या ध्यान रखना है आपको? पंगूर ब्रीड कैटल की एक ब्रीड है। कहाँ देखने को मिलती है? ये आंध्र प्रदेश की इंडिजिनियस है। दुनिया की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट हम्प्ड कैटल है। हम्प्ड वाली दुनिया की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट कैटल है ये। पॉपुलेशन की बात करें तो सर्वाधिक इसकी पॉपुलेशन है वो आंध्र प्रदेश में है, 8,000। ठीक है, और इसमें एक होती है प्योर ब्रीड होती है और एक मिक्स ब्रीड होती है। प्योर ब्रीड की जो पॉपुलेशन है वो 10,000 है और मिक्स ब्रीड की 3,000। प्योर ब्रीड में जिसे ट्रेस किया जा सकता है कि ये कौन सी फैमिली से आती है। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है इसकी? 13,000 टोटल पॉपुलेशन है इसकी। ये और प्योर ब्रीड भी है और मिक्सर ब्रीड भी है इसकी। आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है। ठीक है, नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर है ना, वो इसके लिए देख रेख करता है। आंध्र प्रदेश ने काफ़ी हेल्प करी, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी फंड प्रोवाइड किया है। ये पूरा था पंगूर ब्रीड। अब क्वेश्चन में आ जाए पंगूर ब्रीड सबसे पहले किससे संबंधित है? पंगूर ब्रीड किससे संबंधित है? तो ये कैटल की ब्रीड है। ये कहाँ पाई जाती है? इंडिजिनस कहाँ की है? तो ये आंध्र प्रदेश की इंडिजियस है। क्या ये दुनिया की सबसे स्मॉलेस्ट हम्प्ड कैटल है? जी हाँ, ये दुनिया की सबसे स्मॉलेस्ट हम्प्ड कैटल है। क्या इसके टोटल पॉपुलेशन 13,000 है? जी हाँ, इसकी टोटल पॉपुलेशन 13,000 है। इसमें कौन कौन सी फॉर्म आती है? प्योर फॉर्म भी आती है, मिक्सर फॉर्म भी आती है। फंड केरल गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने किया है। तो ये पूरा आर्टिकल था पंगूर ब्रीड से संबंधित। चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है एनर्जी सिक्योरिटी के संबंधित, एक्सपेंशन ऑफ पेट्रोलियम रिजर्वर। न्यूज़ में क्यों है? हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है उन्होंने अभी एक 23rd स्टैंडिंग कमेटी बनी थी, उन्होंने सिफारिश दी। 23rd स्टैंडिंग कमेटी ने सिफारिश की कि जो हमारे पेट्रोलियम के रिजर्व है ना उनको और एक्सपेंड करना चाहिए, उसमें बढ़ाना, एक्सपेंशन किया जाना, उसे बढ़ाए जाने चाहिए। बिकॉज अभी जो है वो इनफ नहीं है, उसमें कभी भी देख सकता है कि हमें दिक्कत आ सकती है, तो उसे एक्सपेंड करना चाहिए। इसीलिए ये न्यूज़ में है। अब इसमें क्या कहा जाएगा, क्या किया जाएगा? अब इसमें ये होगा कि हमारी जो ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी है उससे सबसे पहले बढ़ाया जाएगा। हमारी जो ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी है उससे सबसे पहले बढ़ाया जाएगा। और अभी हमारे पास जो ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी है वो 10 दिनों की है। गवर्नमेंट का टारगेट है कि जो ऑयल जो कैपेसिटी है, स्टोर की कैपेसिटी है, उसे 15 से 20 दिनों तक की किया जा सके। मतलब इतना हमारी कैपेसिटी हो कि हम 15 से 20 दिनों तक सर्वाइव कर सके। अगर हमारे ऑयल का इंपोर्ट बंद भी हो जाए तो भी हम 15 से 20 दिनों तक सर्वाइव कर सके। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2040 तक हमारी जो ऑयल की डिपेंडेंसी है ना वो 90% इम्पोर्ट पे होगी और 8.7 मिलियन बैरल है वो हम ऑयल को यूज़ करेंगे। इतने ऑयल का हम डेली बेस पे यूज़ करेंगे तो हमारी ऑयल की ज़रूरत है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है और 90% है ये हम इंपोर्ट पे डिपेंड करेंगे। इसलिए अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो हमें है ना बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमारे पास में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम कुछ दिनों तक बिना अप्रूव किए, बिना इंपोर्ट किए भी सर्वाइव कर सके। तो कैपेसिटी बढ़ाने की ओर टारगेट किया जा रहा है। अब इस सारा जो प्रोजेक्ट है पेट्रोलियम के रिजर्व बढ़ाने हैं, इसे लागू कौन करेगा, इसे कार्यान्वयन कौन करेगा? तो इसे कार्यान्वयन करने के लिए, इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए एक एजेंसी है, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, ISPRL। कौन सी इसे लागू करेगी एजेंसी? इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड है ISPRL, वो इसे लागू करने का काम करेगी। ये किसके अंतर्गत आती है? ये उद्योग विकास बोर्ड आता है, OIDB, उसके तहत आती है, जो कि इसे लागू करने का काम करेगी। क्या देखा हमने? न्यूज़ देखी थी कि हमारे पेट्रोलियम रिजर्व उसे बढ़ाना है और अभी जो स्टैंडिंग कमेटी बनी उसने कहा कि अपने पास जो पेट्रोलियम का रिजर्व है वो बहुत ही कम है तो इसे बढ़ाना होगा। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने कहा है कि अभी हमारे पास जो रिजर्वर है वो 10 दिनों का है, 10 दिन तक हम बिना पेट्रोलियम के रह सकते हैं। इसे बढ़ाने के 15 से 20 दिन का करना है, इसलिए फंड भी दिया है, फंड एलोकेट किया है। तो ये पूरा सारा आर्टिकल था इससे संबंधित। चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है, अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है, एक वर्डिक्ट दिया है। क्या वर्डिक्ट दिया दिल्ली हाई कोर्ट ने? तो दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में बताया है कि संविधान के अंतर्गत फॉरेनर के पास में राइट टू रेजिडेंस यानी रहने का अधिकार नहीं है। क्या वर्डिक्ट दिया दिल्ली हाई कोर्ट ने? दिल्ली हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है कि संविधान के अंतर्गत फॉरेनर होता है उसके पास में राइट टू रेजिडेंस, रहने का अधिकार नहीं है। दरअसल क्या हुआ था, बांग्लादेश का एक सिटीजन था, उसने पिटीशन दर्ज की थी कि मुझे यहाँ पर रहने दिया जाए, मेरा यहाँ पर रहने का अधिकार है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा फॉरेनर के पास ये अधिकार नहीं है कि वो इसकी मांग कर सके।
संविधान के आर्टिकल 19(1)(e) में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति मतलब जो भारत का सिटीजन है वो यहाँ पर रह सकता है, बस सकता है, घूम सकता है, इसके बारे में बताया है। बट ये जो आर्टिकल है 19(1)(e) है, ये फॉरेनर के लिए नहीं है। फॉरेनर इसे क्लेम नहीं कर सकता है। फॉरेनर ये नहीं बोल सकता कि मुझे भारत में रहना है, भारत सरकार मुझे हटा नहीं सकती है। तो ये दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दिया है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना जो वर्डिक्ट दिया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जो डिसीजन था, सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट था, उसे कोर्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट का एक 1955 का एक डिसीजन था, एक जजमेंट थी, उसका हवाला देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि इंडिया गवर्नमेंट चाहे, सुप्रीम कोर्ट ने 1955 में एक जजमेंट में कहा था कि इंडिया गवर्नमेंट चाहिए यानी इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो फॉरेनर को कभी भी एक्सपेल कर सकती है, वापस अपने देश भेज सकती है। इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो कभी भी फॉरेनर को वापस भेज सकती है, एक्सपेल कर सकती है। ऐसा जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने 1955 में। तो इसका हवाला देते हुए ये हाई कोर्ट ने अभी यही सेमी डिसीजन दिया है, सेमी वर्डिक्ट दिया, सेमी जजमेंट दिया है कि फॉरेनर इसकी डिमांड नहीं कर सकता है। ठीक है, अब फॉरेनर के पास में कौन कौन से राइट होते हैं, फंडामेंटल राइट, और सिटीजन के पास में कौन से होते हैं। तो इससे सिंपल सा याद रखने का ट्रिक है कि आप कुछ आर्टिकल याद रख लो, जैसे आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 29 है और 30 है। 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16 को याद रख लो, 29, 30 को बीच में आ गए 19, तो 15, 16, 19, 29, 30 ये ओनली इंडियन सिटीजन के पास में। 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल इंडियन सिटीजन के पास में। 15, 16, 19, 29, 30 ओनली इंडियन सिटीजन के पास में है। बाकी सारे हैं वो फॉरेनर के पास में भी हो सकते हैं, बट जो 15, 16, 19, 29, 30 है वो ओनली इंडियन सिटीजन के पास में। इसके अलावा भी जैसे कि राइट टू वोट है, राइट टू वोट है ना, वो ओनली इंडियन सिटीजन के पास में। साथ ही साथ आप बोलोगे कोई फॉरेनर आके ये नहीं बोल सकता कि मुझे चुनाव लड़ना है, तो राइट टू इलेक्शन कंडक्ट, जो चुनाव लड़ना होता है उसका अधिकार भी ओनली इंडियन सिटीजन के पास में है। कुछ पब्लिक पोस्ट है लाइक प्रेसिडेंट है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, वाइस प्रेसिडेंट है, ये भी ओनली इंडियन बन सकता है, कोई फॉरेनर आके ये चीज़ क्लेम नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 21 भी है, वो भी फॉरेनर के लिए कुछ लिमिटेड है। आर्टिकल 21 है ना, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, ये भी फॉरेनर के लिए कुछ लिमिटेड है। अब जो फॉरेनर आते हैं इंडिया में, वो रेजिडेंट ऑफ फॉरेनर एक्ट 1939 और फॉरेनर एक्ट 1946 के तहत फॉरेनर के बारे में बताया है। मतलब रेजिडेंट ऑफ फॉरेनर एक्ट 1939 और फॉरेनर एक्ट 1946 में फॉरेनर के बारे में बताया है कि किस प्रकार फॉरेनर आएंगे, किस प्रकार जाएंगे, किस प्रकार भारत में रहेंगे, एग्जिट कैसे करेंगे, इसके बारे में बताया गया। साथ ही साथ में हमारा जो पासपोर्ट एक्ट है उसमें भी फॉरेनर के बारे में बताया गया कि अगर वो इलीगल है तो उनको वापस भेज दिया जाएगा। इसके बारे में फॉरेनर के बारे में इन 3 एक्ट में डिटेल से चर्चा की गई है। अब केंद्र सरकार के पास में पावर है कि वो फॉरेनर जो आते हैं ना, उनकी जो फंडामेंटल राइट है उसे अपहोल्ड कर सकती है, उनकी जो फंडामेंटल राइट है उसको वायलेट कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ये अधिकार है, जो फॉरेनर है उनकी फंडामेंटल राइट को वो ब्रीच कर सकती है, उसे अपहोल्ड कर सकती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार बोलो तो पार्लियामेंट के पास में ये अधिकार है। और साथ ही साथ में ये जो फॉरेनर है एसोसिएशन नहीं बना सकते, आर्टिकल 19 नहीं है तो मतलब ये एसोसिएशन नहीं बना सकते हैं। इनको हाउस अरेस्ट भी किया जा सकता है, इनको वापस डिप्लॉय भी किया जा सकता है। अब रीट का जिक्र हुआ तो एक बार रीट को भी देख लेते हैं। हमारे जो संविधान है उसके आर्टिकल 32 में रीट के बारे में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 32 के तहत रीट जारी कर सकता है, और हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट 226 के तहत रीट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32, हाई कोर्ट 226, हाई कोर्ट 226 के तहत रीट जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रीट जारी कर सकता है। कौन कौन सी रीट? रीट 5 प्रकार की। पहली हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस में क्या होता है? जो भी व्यक्ति है उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाए। दूसरा है मैंडेमस, जो काम करे उसे रोका जाए। तीसरा है प्रोहिबिशन, कोई अपने दायरे से बाहर जाके काम कर रहा है तो उसे रोका जाए। चौथा है सरसरी, अगर कोई जजमेंट गलत दे दिए किसी बेंच ने, किसी लोअर कोर्ट ने, तो उसकी जजमेंट को ठीक किया जा सके। और पांचवा है क्यो वारंटो, आपकी अथॉरिटी क्या है, अगर आप गलत जगह काम कर रहे हो तो आपकी अथॉरिटी के बारे में पूछा जा सकता है। तो 5 प्रकार की रीट होती है, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सरसरी और क्यो वारंटो, 5 रीट होती है। अब जो फंडामेंटल राइट से संबंधित क्वेश्चन था ना, उसमें जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा, और ऑप्शन इसमें क्योंकि 4 पूछे गए तो ऑप्शन जो चौथा दे रखा है ये गलत है, तो 1, 2, 3 सही है, तो ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, उसके बाद में एक था ये मिलिट्री एक्सरसाइज दी गई थी, इसे मैच द फॉलोइंग करना था। अयोध्या कहाँ होती? थाईलैंड में, हमने देखा था अयोध्या थाईलैंड में सही है। और सेल्वेक्स ये यूएसए के साथ में सही है। नोमेडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ में सही है, तो तीनों सही है, तो सी सही होगा।
फिर कल के लिए भी 2 क्वेश्चन दे रखे, इसे भी आप देख लेना। अब ट्रू एंड फॉल्स में ये जो नाउरू देश है ये इंडियन ओशियन में नहीं आ, ये पैसिफिक ओशियन में, तो पहला फॉल्स है। फिर एक्सरसाइज था, ये यूएस नेवी के साथ में नहीं, ये यूएस नेवी के साथ में नहीं होता है, थाईलैंड के साथ में होता है, तो ये भी गलत है। तीसरा है थिरुवल्लुवर जी के बारे में, तो ये ऑथर है तिरुकुल्लर की, जी हाँ ये भी सही है, तो तीसरा सही है और ऊपर वाले 2 गलत है। आज के जो ट्रू एंड फॉल्स दे रखे हैं इसको भी देख लेना। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसे ज्वाइन कर लो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।